जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 16वां प्रैक्टिस सेट नंबर 16। देखिए 15 नंबर प्रैक्टिस सेट में हुआ क्या था कि मैं बहुत थका सा था, और जब आपका दिमाग थक जाता है तो आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं। मतलब अजीब लग रहा था, बहुत नींद आ रही थी। खैर उसमें जो भी सवाल हुए उसके आगे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा हाँ, सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए। आपको हम कल के क्लास में भी बोले थे कि आप लोग जब टेस्ट लगाते हैं तो बढ़िया से टेस्ट काहे नहीं लगाते हैं? क्या दिक्कत कहाँ है? अब बताइए ना, कहाँ दिक्कत है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, इतना बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आपको मैथ का जो कोर्स है हमारा 299 का, उसमें आपको इतना शिद्दत से हम एक एक चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो दिक्कत है कहाँ? दिक्कत कहाँ है आप ये बताएं। क्या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे? दिक्कत कहाँ है? इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। तो खैर देखिए, इधर ये जो हम लोगों का ऐप है फोकस स्टडी विथ अभी, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस पे मैथ का कोर्स चल रहा है सिर्फ 299 का, और जैसे आप 299 का के कोर्स में इनरोल होते हैं, आपको इसके साथ साथ मैथ का टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाता है। इसके साथ ही मिल जाता है इस टेस्ट सीरीज, ये आपका मैथ का है। और इसमें आपको क्या खास क्या है इसमें कि आप जब टेस्ट को लगाएंगे तो आप तो ऐसा होता है कि बहुत सारा सवाल नहीं बना, बहुत सारा सवाल गलत हो गया। तो इसके लिए ना आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है हर टेस्ट के बाद। तो उस वीडियो सॉल्यूशन के मदद से ना आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके साथ ही मिल जाता है, मैथ के साथ ही, ठीक है। रीजनिंग की कर ले बात, तो ये बैच स्टार्ट हुआ है और इसका प्राइस सिर्फ 199 है, 199 है। सारा का सारा बैच आपका ऐप पे चल रहा है लगातार। आप जाके देखिए, एक एक चीज़ को समझिए, ठीक है। झारखंड में जितना भी वनडे एग्ज़ाम होगा कंपटीशन के लिए, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो आपका दरोगा हो, पंचायत सचिव हो, पुलिस का हो, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। आप देखिएगा, आपको देखने के बाद मालूम चलेगा कि वाकई में ये कितना हेल्पफुल होगा आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और पूरा का पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल है। बेसिक टू एडवांस लेवल का कंटेंट है, और आपको यहाँ पे 1 साल का वैलिडिटी मिल जाता है, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में आपको अभिषेक सर साइंस का बैच लेके आ रहे हैं, और जितना भी कंटेंट वो यूट्यूब पे दे रहे हैं बड़ा ही शिद्दत से और बहुत मेहनत के साथ वो आपको दे रहे हैं। तो आप एक एक चीज़ को देखिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको एकदम ईमानदारी से लगना होगा, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो, ठीक है। ढोंग रचने से कोई फ़ायदा है नहीं कि 10 मिनट उसका वीडियो देखे, 20 मिनट इसका वीडियो देखे। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मोबाइल को अपने से दूर रखो। मोबाइल से उतना ही काम लो जब तक आप पढ़ते हो, उसके बाद फेंक दो साइड में, कोई काम नहीं उसका, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो टेलीग्राम चैनल बना है झारखंड के लिए स्पेशल, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, वीडियोस का लिंक मिलते रहेगा। अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोर्स आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। चाहे वो ऐप का हो लिंक, चाहे वो टेलीग्राम का हो लिंक, चाहे वो व्हाट्सएप नंबर हो, चाहे अभी तक जितना हम लोग पढ़ाए हैं सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर चीज़ का आपको डिटेल जो है मिल जाता है नीचे। तो और आप लोग ना वीडियो को पूरा देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 सवाल देखे फिर छोड़ दिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि आपको अंदर का बात पता ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। किसी को परवाह नहीं है कि आप एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, नहीं, ठीक है।
सब कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पढ़िए, खुद से मैथ बनाइए, खुद से रीजनिंग बढ़ाइए, कंप्यूटर को खुद से फोड़िए, जीएस जीके पर खुद से जान लगा दीजिए, लैंग्वेज पेपर पे खुद से जान लगा दीजिए। सारा मटेरियल आपको मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप नया नहीं खरीद सकते हैं तो सेकेंड हैंड बुक के दुकान पे जाइए, वहाँ भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एकदम जान प्राण पूरा झोंक दीजिए इसमें, तभी कुछ होगा, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग पूरा सेट को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, अकबका के नहीं कि सवाल जैसे दिखा पेन लेके एकदम तैयार हो गए। पहले सवाल को पढ़ते हैं। कहता है कि यदि टी किसी धनराशि को बताता है, एम वर्षों की संख्या को बताता है और पी ब्याज दर को बताता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कौन बताएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज को कौन बताएगा? नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज को कौन बताएगा, दर नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज को कौन बताएगा। सब कुछ दिया हुआ, सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा है। ये जानना चाहता है कि क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है। तो भैया प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल क्या दिया है, टी दिया है, ठीक है। टाइम क्या दिया है, एम वर्ष दिया है, और ब्याज क्या दिया है, पी दिया है, पी रुपया मान लेते हैं ब्याज दिया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, ठीक है। मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा या साधारण ब्याज में निकलेगा। तो भाई यहाँ पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए। तो टी हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में होना चाहिए और टी हमारा माइनस में भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ और जो हमारा m है, m वर्ष है, ये हमारा पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पे p पावर में है, यहाँ पे भी p पावर में है, ये भी नहीं होगा। अब ये है t इंटू 1 प्लस P/100 का पावर m। तो ये तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो गया ना। तो अमाउंट तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो t इंटू 1 प्लस P/100 का पावर m माइनस में t। जिनको नहीं समझ में आया देख लीजिए। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। अब देखिए ये हमारा मिश्रधन बताएगा, ये क्या बताएगा, मिश्रधन बताएगा। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। प्रिंसिपल क्या दिया है, टी दिया है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो क्या हो जाएगा P/100, और टाइम क्या है, m है। तो ये हमारा क्या बताएगा, अमाउंट बताएगा। और जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो t इंटू 1 प्लस P/100 का पावर m और माइनस t, क्योंकि t हमारा प्रिंसिपल है। और ये कौन सा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। आपको मतलब पेन नहीं लगाना था, ठीक है, पेन नहीं लगाना था, लेकिन आप इससे समझ लीजिए आसानी से, ठीक है। देखिए कितना बेसिक सवाल आपसे पूछा गया है। कहता है कि वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। स्क्वायर के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि कौन सा सही है, और 4 ऑप्शन है इस तरीक़ा से 1 3 4, 1 2 3, 1 2 और 2 3 4। कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है स्क्वायर के बारे में सही है। स्क्वायर के बारे में कितना जानते हैं आप? स्क्वायर के बारे में ये जानते हैं कि जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसका सभी कोण बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है। अगर पहला सही है तो चौथा नंबर ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि पहला इसमें है नहीं। फिर कहता है कि सभी भुजाएं समांतर होती है, सभी भुजाएं समांतर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं, वर्ग में 4 भुजा होता है, चारों समांतर होता है। अगर चारों भुजा समांतर होगा तो फिर वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा ना। वर्ग का सभी भुजा समांतर नहीं होता है भाई, वर्ग में आमने सामने का भुजा समांतर होता है।
आमने सामने का भुजा समांतर होता है, ये दोनों समांतर और फिर ये दोनों समांतर, लंबाई लंबाई के समांतर, चौड़ाई के चौड़ा और चौड़ाई चौड़ाई के समांतर। तो वर्ग की सभी भुजाएं समांतर नहीं होती है, दूसरा नंबर गलत है। अब जब दूसरा नंबर गलत है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 3 और 4। तीसरा नंबर है कि विकर्ण बराबर होता है। जी हाँ, वर्ग में 2 विकर्ण खींचेंगे, इस कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना, और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। सभी भुजाएं बराबर होती है। जी हाँ, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चारों भुजा का लंबाई बराबर होता है, मतलब वर्ग का लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होता है, ठीक है। तो सर ये भी आपका सही है, मतलब 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये 3 स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट गलत है कि वर्ग की सभी भुजाएं समांतर, सभी समांतर नहीं होता है, आमने सामने का भुजा समांतर होता है। आमने सामने का कहने का मतलब समझ लीजिए कि अगर हम इसको नाम दिए A, B, C और D, तो देखिए AB जो है वो समांतर होगा DC का, और AD जो है वो पैरेलल होगा BC का। ये दोनों होता है। सभी भुजाएं आपस में समांतर कैसे हो जाएगा? नहीं ना होगा भाई। बात समझ में आया? पढ़िए सवाल को, वीडियो को मारिए पॉज और बनाइए इसको। पहले कहता है कि मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है, वेरी गुड। सिम्मी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, वेरी गुड। यदि उनके साथ राज भी शामिल हो जाता है तो कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाता है। राज अकेले पूरा कार्य को कितने दिनों में करेगा? अब आप मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो देखिएगा ना ऐप पे, इतना डिटेल में और इतना तरीका से समझाए हैं सीक्वेंस वाइज सजा के कि कोई भी सवाल आपका टाइम एंड वर्क से छूटेगा नहीं, चाहे वो कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, ठीक है। तो भाई पहले टोटल वर्क डिसाइड कर लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, और टोटल वर्क डिसाइड होता है एलसीएम से। तो मीनू M फॉर मीनू 16 दिन, S फॉर सिम्मी 12 दिन, और तीनों मिल के मतलब मीनू सिम्मी प्लस R फॉर राज 4 दिन में काम को समाप्त करते हैं। 16, 12 और 4 का एलसीएम कितना? बोलिए 48। तो भैया टोटल वर्क कितना? 48। टोटल वर्क 48। तो 16 दिन में 48 काम, हर दिन 3 यूनिट, 12 दिन में 48, हर दिन 4 यूनिट, और 4 दिन में 48, हर दिन कितना? 12 यूनिट काम करता है। तो अब ध्यान से देखिए कि मीनू हर दिन 3 यूनिट काम करती है, सिम्मी हर दिन 4 यूनिट काम करती है, जबकि मीनू, सिम्मी और राज मिलके हर दिन 12 यूनिट काम करती है। तो यहाँ से राज हर दिन कितना काम करते हैं ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मीनू और सिम्मी 3 और 4 मतलब 7 यूनिट काम करते हैं डेली। अगर 12 में 7 यूनिट काम मीनू और सिम्मी मिलके करते हैं, मतलब 5 यूनिट काम जो है राज डेली करते हैं। तो इनका एफिशिएंसी कितना हुआ? 5 यूनिट। अगर राज से 48 काम करवाना है तो कितना समय लगेगा? तो हर दिन 5 यूनिट काम करता है राज, और 48 यूनिट काम करना है, तो 48/5 दिन लगेगा। एकदम वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, ठीक है। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, ये आपका डाटा दिया हुआ है। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? एकदम सिंपल सा सवाल है। तो 4 लाख का 20% जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उसका 30% उसी में जोड़ देंगे, आंसर आपको दिख जाएगा। यही आपको करना है ना। तो सीधा क्या लिखेंगे? अगर गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, 1, 2, 3, 4, 5, तो पहला वर्ष जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है वो 20% का वृद्धि हुआ है, मतलब 100 से 120 हो गया, 120% बन गया पहले का। तो 120% को हम क्या लिखेंगे? 6/5 लिखेंगे। तो सीधा 6/5 लिखेंगे इनटू, ये पहला वर्ष का डाटा है। दूसरा वर्ष
टोटल का 30% बढ़ गया। तो 30% मतलब क्या, 100 से 130 हो गया। तो 130% मतलब क्या, 13/10 हो गया। तो दूसरा वर्ष 13/10 हो गया। तो फाइनल जो जनसंख्या बना 2 साल बाद, यही ना बना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैलकुलेशन लिखने का तरीका बनाइए, नहीं तो बेवजह ना कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो 0 से 0 को निपटा देते हैं। 5 से 25 80 40, यहाँ से निकलेगा 8000 गुना में 6 और गुना में 13। देखिए एक चीज़ तो तय है कि मल्टीप्लाई जो भी होगा उसमें 3 0 रहना पक्का है। तो 3 0 3 0 3 0 3 0 सब में है, ठीक है। अब 3 0 के बाद के डिजिट को देखेंगे। देखिए 6 80, देखिए पहले देखिए 3 0 के बाद क्या आएगा, तो 6 तिया 18, 8 80 80 64 का 4, मतलब 4 के बाद 3 0 रहेगा। देखिए 4 के बाद, यहाँ तो 4 है ही नहीं, 4 के बाद 4 0 है, 4 के बाद 3 0 है, मतलब 6,24,000 जो है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी। तरीका समझ में आया। जरूरी नहीं है कि एकदम पूरा कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 छक्के 78, और 78 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। करने से पहले 3 0 बैठा दीजिए। 78 को 8 से 80 80 64 का हाथ में 6 और 7 80 56 और 6 62, 6,24,000 गांव की जनसंख्या 2 साल के बाद बन जाएगी। अच्छा देखिए, कहता है कि नीचे दी गई सर्व समीकरणों में कौन सी सत्य नहीं है। 4 फॉर्मूला आपका दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री का, इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। फॉर्मूला याद है, बनेगा, नहीं याद है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये होता है और ये सही है, ठीक है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। कौन सी सही नहीं है, आपको गलत छांटना है, ठीक है। फिर कहता है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, सी नंबर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा। कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर हम इसको सोल्व कर दें तो जी 10 जो है किसका रेशियो बताता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस P/B, मतलब ये हो जाएगा P² अपॉन B² प्लस कोट किसका, 10 का उल्टा, मतलब B² अपॉन P², और बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या ये 1 देगा, देख लीजिए, नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, ठीक। देखिए कहता है कि संख्या 266,805 का अभाज्य गुणनखंड चारों में से कौन सा है, प्राइम फैक्टर कौन सा है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि इसको अभाज्य नंबर से भागा देंगे तब कितना कितना आएगा। पहले 2 से देंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, मतलब सीरियल वाइज। अगर 2 से जाएगा तो 2 से देंगे, नहीं जाएगा तो फिर 3 बढ़ेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा तो फिर 5 बढ़ेंगे, ऐसे। मतलब इसका एलसीएम निकालना होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से तरीका नोटिस करिएगा, ठीक है, कि तरीका क्या है। तो अगर, तो ये तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 3 से चल जाएगा, 6 6 8 और 2 10 और 5 15, 3 से चल जाएगा। तो भैया 3 3 8 24 2 26, 3 8 24 28, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15। क्या ये फिर से 3 से जाएगा, तो 9 जाएगा, 3 जाएगा, 8 5 13 और 8 21, जी फिर से 3 से जाएगा। तो 3 दूना 6, 2 28, 3 9 27, 3 6 18 और 3 चौके 12, 3 5 15। अब ये 3 से जाएगा, देख लीजिए एक बार। तो भैया 29, 6 2 8, 4 5 9 9, 3 से नहीं जाएगा। तो ये 5 है तो 5 से पक्का जाएगा।
तो भैया 5 पच्चे 25, 4 46, 5 9 45, 14, 5 दूना 10 और 5 9 45। ठीक है, ये आपका अब ये 5 से नहीं जाएगा। इसका मतलब ये तो तय है कि जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 गुना 3, एक तो 3 का स्क्वायर होगा, गुना 5 मेरा एक ही होगा, मतलब 5 एक ही होगा। तो यहाँ पे 5 2 है, यहाँ पे 5 1 है, यहाँ पे 5 1 है और यहाँ पे 5 2 है, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए यहीं से आप आंसर ठोक सकते हैं। 3 मेरा 2 बार आएगा, यहाँ पे 3 एक बार आया तो ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा डी होगा। आंसर करने का तरीका आपको बता दे रहे, ठीक है। ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं दिया जाता है, ऑप्शन पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अब ये किससे जाएगा? 5 से नहीं जाएगा तो 7 से देखते हैं। तो 7 8 56, 3 32, 7 चौके 8, हाँ 7 से जाएगा तो 7 से देंगे। 7 8 56, 8 बार में 3 32, 7 चौके 28 और 7 7 49। अब ये फिर 7 से जाएगा क्या? 7, हाँ 7 से फिर जाएगा। तो ये 7 से एक बार फिर से जाएगा। देखिए 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 एकम 7, 121 और 121 बचा तो ये 11 से चला जाएगा 11 बार में। मतलब इसको हम 121 को हम क्या लिखेंगे? 11 गुना 11। मतलब क्या मिला समझ लीजिए, आंसर तो हम ठोक दिए। क्या मिला? देखिए मिला हमको 3 2 बार मिला, 5 एक बार मिला, 7 2 बार मिला और 11 2 बार मिला। यही इसका हुआ अभाज्य गुणनखंड। तो ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं दिया जाता है, सब कुछ ऑप्शन में रहता है अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो। सवाल को देखिए, कहता है कि एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपया प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि हम 95 रुपये केजी लेके आए, 95 रुपया में ही दे देंगे। गजब का दुकानदार है। खेला क्या होता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। तौल में घपला कर देता है, वो 1 केजी की जगह पर 950 ग्राम ही कस्टमर को देता है, ठीक है। मतलब 50 ग्राम वो केजी पर उसका फायदा होते जाता है। इस प्रकार उसे 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात करिए। कितना रुपया फायदा होगा? तो सबसे पहले 100 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा? अगर 1 केजी का 95 रुपया है तो 100 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो 95 गुना 100, 9500 रुपया हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब वो बेचता कैसे है? तो भैया वो जो है 1 केजी के जगह पर 950 ग्राम देता है। अगर 1 केजी के जगह पे वो 950 ग्राम देता है, मतलब वो 50 ग्राम किलो पर घपला कर देता है कि नहीं? अगर वो 100 केजी चावल बेचता है तो वो 100 केजी नहीं बेचता है, वो 105 केजी बना देता है उसको, तभी ना फायदा होगा भाई। तो वो कितना चावल कस्टमर को देता है? तो वो 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम देता है, मतलब 1000 बटा 950 मतलब 100 बटा 95 देता है। इतना वो देता है। तो 100 केजी चावल पे वो कितना देगा? इतना देगा। और 1 केजी चावल का दाम अगर 95 है तो इतना चावल का दाम गुना 95। तो 95 से 95 कट गया, 100 गुना 100 10,000 रुपया, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 10,000 रुपया। देखिए 9500 लगाया, 10,000 पाया, 500 का प्रॉफिट कमाया। 500 रुपया क्या होगी? ये जो आपका सवाल है कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 48 है, a प्लस बी का वैल्यू 48 दिया है और a और b का मल्टीप्लाई 56 दिया है, तो a क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा? जरा ऑप्शन देखिए। आप चाहे तो a और b का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ढूंढने में सालों लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको सॉल्व करने में ही फ़ायदा है। अगर a और b का सम 48 है और ए बी का मल्टीप्लाई 56 है, इसका मतलब a और b का अगर अलग अलग वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये वैल्यू पक्का फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में जाना नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा है तो भैया a प्लस बी का दोनों तरफ होल क्यू कर दीजिए। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? बोलेंगे सर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी बराबर 48 का होल क्यूब, यही है। अब इसका वैल्यू हमको पूछा है प्लस 3ab, तो भैया ab का वैल्यू क्या है 3, अच्छा इसको लिख ही देते हैं, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप। 3 और ab का वैल्यू 48 है और a प्लस b का वैल्यू, अच्छा ab का वैल्यू 56 है इंटू a प्लस b का वैल्यू 48 है बराबर 48 का क्यूब। अगर a प्लस बी क्यूब का वैल्यू चाहिए तो भैया 48 के क्यूब में से इसको घटाना होगा, इसको घटाना होगा। तो 48 का क्यूब करिए और इनको मल्टीप्लाई करिए और इसमें इसको घटाइए और ज़रा घटा के बताइए कि ऑप्शन कौन सा होगा। और ये आप टाइम ज़रूर देखिएगा कि आपको ये कैलकुलेशन करने में कितना समय लगा, कैलकुलेशन करने में कितना समय लगा आप ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एकदम ज़रूर देखिएगा कि आपको कैलकुलेशन करने में कितना समय लगा, ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा भाई। इसका आंसर आप कमेंट करिए कि इसका आंसर कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा अगर हम ऑप्शन से देखें, अगर हम ऑप्शन से देखें तो भाई मेरे 3 ऑप्शन में 8 8 8 8 है, ठीक है। तो 48 का क्यूब, अगर 8 का क्यूब होता तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, मतलब लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। और लास्ट में 2 आएगा और इधर भी हमारा डिजिट रहेगा और इसमें घटाएंगे इसको और इसका यूनिट डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 छके 48 के 8, 8 तिहाई 24 का 4, इसका यूनिट डिजिट में लास्ट में 4 आएगा। तो 2 में से 4 मतलब इधर से कैरी लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट 8 बचेगा। मतलब एक ही ऑप्शन हम काट पा रहे हैं, बाकी का 3 ऑप्शन में लास्ट में 8 8 है। अगर हम 2 डिजिट देखें उसके बाद हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों में लास्ट में 28 528 528 है, अगर ये दोनों में से कोई एक मैच कर गया तब तो हम आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। करिए और आंसर कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है। कुछ लोग बताते हैं, बाकी लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। सवाल है ज्योमेट्री से, समझिएगा। कहता है कि ट्रायंगल ABC के आंतरिक द्विभाजक कोण B और कोण C के, एंगल B और एंगल C के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर D पर मिलते हैं। यदि एंगल A बराबर 75 डिग्री है तो एंगल BDC का मान क्या होगा। अगर आपको एक प्यारा सा थ्योरम मालूम है कि एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, और एंगल B और एंगल C के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक ऐसे ऐसे D पर मिलता है, तो एंगल BDC ये वाला एंगल कितना है। तो आपको याद रखना है एंगल BDC बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये चीज़ आपको याद रखना है और इसी पे सवाल बिठा देना है। तो जी 90 प्लस कोण A का आधा, तो कोण A हमारा कितना दिया है 75 और 75 का आधा कितना 37.5 डिग्री, तो 90 और 37.5 10 गया 127 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एंगल BDC का मान हो। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कहता है कि यदि 108 और 36 का महत्तम समापवर्तक x और 72 के महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो x का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा। न्यूनतम संभावित बोला है तो जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा, नंबर क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, नंबर क्या होगा बड़ा होगा। तो आप एक बात बताइए कि जो HCF 108 और 36 का होगा वही HCF बराबर होगा x का और 36 का, x का और 36 का। तो अगर आप इनका HCF देखेंगे तो एक्चुअल कुछ और आएगा, लेकिन हमसे पूछा है न्यूनतम संभावित मान क्या होगा। इन दोनों ये जो HCF इसका होगा वही HCF इनका होगा, वही HCF इनका होगा। तो भाई आप x के जगह पर क्या रखेंगे, न्यूनतम संभावित मान, तो डिजिट बड़ा होगा। तो भाई न्यूनतम में 12 नहीं होगा, न्यूनतम में 24 नहीं होगा, बड़ा से बड़ा नंबर होगा, बड़ा से बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे हम
x के जगह पे हम क्या रखेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ 72 है ना, यहाँ पे 72, ठीक है। x के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो ना तो 72 ना तो 12, मैक्सिमम क्या रखेंगे 36 रखेंगे। बहुत ही बेसिक सवाल है ये, इसमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, सीधा ठोक दीजिए, बस आपको LCM HCF का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जरा इस सवाल को बनाइए, तो आंसर को आप कमेंट मारिए कि भैया इसका आंसर क्या होगा, और वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। जितना लोग देख रहे हैं सब एक बार शेयर मार दीजिएगा, ठीक है, एक साथ सब लोग शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 7x² + 28x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। सम ऑफ रूट्स बोला है कि जो इनका रूट्स है उसका सम क्या है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हम मान ले अल्फ़ा और बीटा है, तो जो इनका रूट्स का सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a। जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हो, तो अब देखिए 3 टर्म होता है a, b और c। तो a की जगह पर 7 है, b की जगह पर 28 है और c की जगह पर 1 है। तो जो मूलों का जोड़ होता है ना, सम ऑफ रूट्स होता है, वो -b/a होता है। और यही पे एक चीज़ और सीख लीजिए, जो मूलों का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वो c/a होता है। साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू 28, a मतलब 7, 28 को 7 से भागा देंगे 4 बार में, और -4 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सीधा। कहता है कि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर/आवर की गति से तथा 150 किलोमीटर की अन्य दूरी 50 किलोमीटर/आवर की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है, औसत चाल क्या है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस 90 + 150 240 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम इसको कितना लगा, तो 90 किलोमीटर को वो गया है 45 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, मतलब 2 घंटा यहाँ लगा। और 150 किलोमीटर में गया है वो 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, मतलब 3 घंटा। 3 और 2 5 घंटा टोटल टाइम लगा। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो भैया ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और 25 8 40, 48 किलोमीटर/आवर उसका एवरेज स्पीड रहा टोटल 240 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई 40% कम कर दिया जाए, ऊंचाई 40% घटा दिया जाए, यहाँ पे लिखिएगा घटा दिया जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। इस सवाल में आप लगेंगे फॉर्मूला लगाने, बेलन का लेटरल सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाना है, सीधा डिस्काउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, ए + -b वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो 10% बढ़ा दिए तो +10, और 40% घटा दिए तो -40, प्लस माइनस माइनस आता है, फिर ऐसे 10 × 40/100 लिखते हैं, तो 0 0 0 0 कट जाएगा, तो +10 -40 -30 और माइनस का आपका हो जाएगा 4, मतलब -34। -34 मतलब 34% का कमी आएगा। कितना? 34% का कमी आएगा लेटरल सरफेस एरिया में पहले के मुकाबले, ठीक है। देखिए कहता है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज, इंग्लिश में इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का अनुपात 3:7 है, तो दोनों में बड़े कोण का माप कितना है। बहुत आसान सवाल है। अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका जो सम्मुख कोण होता है ना, उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जो सम्मुख कोण होता है ना उसका जोड़ 180 डिग्री होता है, और उसी 180 डिग्री को रेशियो में बांट दिया है 3:7। 3:7, 3 और 7 मतलब 10 का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 18 डिग्री। तो पूछा है कि दोनों में से बड़ा कोण, तो दोनों में से बड़ा कोण यही देगा 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 18 है तो 7
यूनिट का वैल्यू 18 सत्ते 126 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका आंसर कुछ और आएगा। कहता है कि 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योगफल को 12x माइनस z से घटाएं। मतलब इन दोनों को जोड़ के इसमें घटाना है आपको, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसमें घटाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को जोड़ के और फिर इसको घटाइए, नहीं, 12x माइनस z में घटाना है इन दोनों के जोड़ को। क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो भैया इनको जोड़िए पहले और फिर इसमें से घटाइए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं कि आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए 12x माइनस z और इसमें घटाना है इनको, तो इनको जोड़ देते हैं तो 2x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 4z माइनस 5x। ऐसे काम करना है आपको, ठीक है, ठीक है, ऐसे काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे काम करना है आपको। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 2x और प्लस का 5x, माइनस का 2x और प्लस का 5x, क्योंकि माइनस है तो अंदर का साइन सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस है वो प्लस बनेगा और जो प्लस है वो माइनस बनेगा, ये हो जाएगा मामला। तो 5 में 2 गया, कितना बचा 3, और 3 और 12 कितना होगा 15x, मतलब x कितना होगा 15 होगा, और 15 ना एक ही में आपको दिख रहा है, मतलब आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है, एक ही में दिख रहा है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, y को जोड़ते हैं तो प्लस का 3y और y है नहीं, तो मतलब 15 प्लस 3y, देखिए 15 प्लस 3y। अब z को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे है माइनस z और यहाँ पे है माइनस का 7z और यहाँ पे माइनस का 4z, सबको जोड़ दिए 7 4 11 और 1 12 माइनस का 12z। ये आपका मिश्रण से सवाल है। कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। देखिए, तो मिल्क इज टू वाटर क्या है 3:2 है। कहता है कि और मात्रा 10 लीटर है, मतलब 10 लीटर मिश्रण है। यदि यह अनुपात 2:3 करना है, मतलब हम चाहते हैं कि ये अनुपात ना 2:3 हो जाए, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। देखिए, हम पानी बढ़ा रहे हैं तो दूध का तो अनुपात सेम होना चाहिए, दूध का तो अनुपात सेम। बड़ा अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, अगर हम मिश्रण में पानी मिला रहे हैं तो दूध तो उतना ही ना रहेगा भाई जितना पहले है। मान लीजिए कि 10 लीटर पानी में हम 1 लीटर दूध डाले हैं, तो उसमें दूध कितना 1 लीटर और पानी 10 लीटर है। अब हम उसमें 100 लीटर पानी और डाल देते हैं, तो अब पानी कितना हो गया 110 लीटर, लेकिन दूध तो 1 ही लीटर ना रहा। दूध से तो हम कोई छेड़छाड़ किए नहीं, मतलब यहाँ पे मिल्क 3 है तो यहाँ भी मिल्क 3 होना चाहिए, नहीं है तो बराबर करना होगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई और 3 से इसको मल्टीप्लाई। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। और जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी हो जाएगा 3 दूना 6 और नहीं 3 दूना 6 और यहाँ 3 तिहाई 3:2 है ना, सॉरी क्या रेशियो भूल गए, देखिए सॉरी रेशियो 3:2 था, ठीक है, और इसको 2:3 करना है, ठीक है। तो मिल्क का मात्रा बराबर है तो इसको बराबर करना होगा, तो इसको 3 का और इसको 2 का गुना लगाना होगा। तो जब इसको 2 का गुना लगाएंगे तो 6:4 होगा और इसको 3 का लगाएंगे तो 6:9 होगा, 6:9 होगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि पानी पहले 4 था अब 9 हो गया, कितना यूनिट बढ़ गया 5 यूनिट बढ़ गया, ठीक है, 5 यूनिट बढ़ गया। और यहाँ पे मिल्क और वाटर का
मिल्क और वाटर का शुरू में कितना था, तो 3:2 था और 3:2 था और टोटल मिश्रण कितना है 10 लीटर। इसका मतलब 3 और 2 5 यूनिट का वैल्यू कितना 10, तो 1 का वैल्यू कितना 2 लीटर, कितना 2 लीटर है। यहाँ पे पानी पहले 4 था, अब 9 हो गया, 5 बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया, तो कितना लीटर बढ़ गया, जबकि 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर है तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर है, मतलब 10 लीटर पानी हमें। कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल ₹30 में 14 की दर से खरीदा, मतलब 30 रुपया में 14 खरीदा और ₹20 में 7 की दर से बेचा, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो भाई इस ऐसे सवाल में हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग जो खरीदे हैं और जो बेचे हैं उस यूनिट को कर देते हैं बराबर, तभी हम आंसर बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए ₹30 में हम 14 पीस खरीदे और ₹20 में हम 7 पीस बेचे हैं, तो 20 में हम यहाँ पे दिया है कि ₹20 में हम 7 पीस बेचे हैं। तो अगर इस यूनिट को बराबर करना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 2 7 दूना 14 हो जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा ₹20 में 14 बेचे हैं, ₹20 में 14 पीस बेचे हैं। ये मेरा खरीदने वाला है हो गया और ये मेरा बेचने वाला हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये यूनिट तो बराबर हो गया, 14 खरीदे 14 बेचे, मामला आ गया पैसा पर। यहाँ पे 40 हो जाएगा ना, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो हम 30 रुपया में खरीदे और 40 रुपया में बेचे, तो 10 रुपया का फ़ायदा हुआ। 10 रुपया का फ़ायदा हुआ कितना पे, 30 रुपया पे, मतलब 1/3 पर 1/3 और 1/3 मतलब 33.33% हमारा क्या प्रॉफिट हो गया। ये आपका आखिरी का 2 सवाल है, ठीक है। कहता है कि 234 का पावर 5 माइनस 243 का पावर 8 प्लस 1/72 और सबका पावर 8 और फिर सबका पावर 0 प्लस 8 का मान क्या होगा। एकदम बहुत समय आपके पास, कैलकुलेशन करिए पूरा तगड़ा तरीका से, ठीक है। कंसेप्ट वंसेप्ट सब भूल जाइए, एकदम फालतू का चीज़ है, ठीक है। क्या आपको घातांक और करनी के बारे में एक चीज़ मालूम है कि किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। मतलब इस पूरा इक्वेशन का पावर 0 है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1। और प्लस में 8 है तो 8 और 1 9 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, उससे भिड़ना है, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर, ये लास्ट नंबर सवाल देखिए, 1/4 प्लस 2/5 भागा ये 2 सही 1/5 माइनस 2 है ना, हाँ, और इसके गुना में 5 सबके साथ -2/3 गुना 3/5 का मान क्या होगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए, ये तो आप लोग को करना ही होगा और इसका आंसर आप कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरा का पूरा शेयर मानिए। कुछ सजेशन है तो आप उसको लिख दीजिए, बाकी टोटल चीज़ का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो कोर्स का डिटेल हो, कुछ सब कुछ आपका लिंक में दिया हुआ है। चाहे तो आपका वो प्ले स्टोर का लिंक हो, व्हाट्सअप नंबर हो, आप वहाँ से हमें जो आपको लगे आप वहाँ से हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐप डाउनलोड करना है तो वहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग ज़रूर दें, क्योंकि आंसर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको शायद ये लगता होगा कि मतलब कहावत है गांव घर में कि मंगनी के बैल का दांत नहीं देखा जाता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर फ्री है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। इसके लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और ये आपको मालूम नहीं है कि हम आपको कितना मूल्यवान चीज़ दे रहे हैं, जिससे आपका 20 क्वेश्चन एकदम स्कोर हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट में आप लोग देख ही रहे हैं कि आप लोग का मार्क्स का हालत क्या है। अभिषेक सर आज आप लोग को शाम में बताएंगे कि आप लोग का स्कोर क्या है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन होगा ये भी आपको बताएंगे सर, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए